हेलो गाइस, आज के वीडियो में आपको मिलेगी लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम यूएफसी एंड रैफ। डिस्कस करेंगे यूएफसी फाइट नाइट डीडीपी वर्सेस कमारू उस्मान के बारे में, रैफ में मिली अरमान सरूकियान को पहली डिफीट और भी बहुत सारी लेटेस्ट न्यूज इन रैपिड फायर स्टाइल। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी फाइट नाइट ओक्लाहोमा के बारे में, जहां मेन इवेंट के मिडल वेट डिवीजन में आमने सामने थे ड्राइकस डू प्लेसी और कमारू उस्मान। एंड एज एक्सपेक्टेड ये फाइट जीती डीडीपी ने विद यूनानिमस डिसीजन। फाइट चली पूरे 5 राउंड विद फुल गन ब्लेजिंग और स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा जैसे अटैक की सारी जिम्मेदारी डीडीपी के ऊपर है। कमारू उस्मान ने बहुत सारी डैमेजिंग स्ट्राइक्स अब्सॉर्ब की और कई मौके पे ऐसा लगा कि वो नॉकडाउन हो जाएंगे। ऐसा भी नहीं था कि फाइट वन साइडेड हो। थर्ड राउंड में और फिफ्थ राउंड में कमारू उस्मान ने कमबैक की कोशिश की, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। कमारू उस्मान एक जज के स्कोर कार्ड 50-45 से काफी नाखुश लगे और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से कमारू उस्मान ने डीडीपी को काफी हार्ड टाइम दिया था। फाइट के अर्ली स्टेजेस में डीडीपी का एक पंच उनका सीधा आंख में लगा, जिनसे उनकी विजन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गई। डीडीपी को इस फाइट में अपने साइज और ऑकवर्ड स्टाइल का बेनिफिट मिला। डीडीपी ने कंपोजर दिखाया और फाइट खत्म करने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं की। फाइट खत्म होने के बाद उन्होंने जोर शोर से कहा कि मेन इवेंट की फाइट ऐसी एंटरटेनिंग होनी चाहिए, ना कि बोरिंग। लगता है उनका इशारा खमजत की तरफ था। एनीवे, इस फाइट को मिला फाइट ऑफ द नाइट और दोनों ही फाइटर्स को मिला $1 लाख का पुरस्कार। पैसा ही पैसा होगा। काफी सारे फैंस का मानना है कि कमारू उस्मान को इस फाइट से पहले नी इंजरी थी, बट कमारू उस्मान पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि एक क्रॉनिक इशू है जो उन्हें यूएफसी में आने से पहले था। अब इस विन के बाद डीडीपी के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, शॉन स्टिकलैंड के साथ थर्ड टाइम रीमैच या फिर खमजत के साथ एक बार और। एक्चुअली मेरे हिसाब से नसरुद्दीन इमामोव के साथ उन्हें फाइट करनी चाहिए और अगर वो ये फाइट जीतते हैं तो सीधा टाइटल शॉट मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर कमारू उस्मान के लिए सिचुएशन काफी गंभीर है। पिछली 5 में से 4 फाइट हार चुके हैं, 39 इयर्स के हो चुके हैं, मिडल वेट और वेल्टर वेट में टाइटल शॉट मिलने का कोई भी चांस नहीं है। यकीन नहीं होता और दुख होता है ये देख के कि वही कमारू उस्मान है जो एक बार यूएफसी में 15 फाइट्स विन स्ट्रीक पे थे। 2015 से 2021 तक कोई उन्हें छू तक नहीं पाया था। भाई साहब, ऐसे ऐसे नामों को हराया है कि सुनकर आप शॉक हो जाओगे। तो रुको जरा, सब्र करो। लियोन एडवर्ड्स, शॉन स्टिकलैंड, राफेल दो सांचोस, टायरन वुडली, यही नहीं, अभी और सुनिए। कॉल्बी कोविंटन 2 बार, होरे मैस्विडाल 2 बार, गिलबर्ट बंस, जोकिन बकली और इसके अलावा बाकी चंगू मंगू अलग। अब बात करते हैं टॉमी के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अरे ये वाला टॉमी नहीं, टॉमी मैकमिलन ने इसी साल अप्रैल 2026 में डेब्यू किया है और ये सिर्फ तीसरे महीने में उनकी दूसरी फाइट है। दोनों ही फाइट उन्होंने नॉकआउट से फिनिश की है और इन साहब ने अभी तक $2 लाख का बोनस भी उठा लिया है। टॉमी मैकमिलन बहुत आगे जाने वाले हैं क्योंकि वो अभी तक अनडिफीटेड है और उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड है 11-0। टॉमी की फाइट थी अगेंस्ट अल्बर्टो मोंटेस, जो खुद भी एक सबमिशन आर्टिस्ट हैं, लेकिन टॉमी ने उन्हें थर्ड राउंड में नॉकआउट कर दिया। ये बाउट काफी हाई वॉल्यूम स्ट्राइकिंग वाली रही। टोटल 308 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स आई, जिसमें टॉमी ने खुद 252 स्ट्राइक्स लैंड की। सोचो अगर ये फाइट पूरे 3 राउंड चलती तो आपको वो स्लोगन याद है, अब की बार 400 पार। वहां तो नहीं हुआ, लेकिन यहां जरूर हो जाता। अगर इस फाइट में टोटल स्ट्राइक्स की बात करें तो वो थी 660, जिसमें से अकेले टॉमी ने 513 स्ट्राइक्स लगाई और मोंटेस सिर्फ 147 स्ट्राइक से लगा पाए। टॉमी ने नेट डियाज का ऑलमोस्ट 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। किसी भी 3 राउंड्स की फाइट में ये सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स थी। इससे पहले नेट डियाज के नाम ये रिकॉर्ड था, जहां उन्होंने 238 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड की थी अगेंस्ट डोनाल्ड सेरोनी। अब यूएफसी से निकल के चलते हैं रैफ की तरफ, जहां पे अरमान सरूकियान के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है और बात करेंगे बेन एस्करेन के कमबैक और उनके रिटायरमेंट की भी। अरमान सरूकियान को रैफ में अपनी पहली डिफीट मिली अगेंस्ट यूएफसी वेटरन कोल्बी कोविंटन। क्रूजरवेट डिवीजन में कोल्बी कोविंटन ने 5-3 के मार्जिन से हराया। लगता है 2026 टॉप फाइटर्स के लिए कुछ अच्छा नहीं चल रहा। पहले खमजत, फिर इलिया और एलेक्स और अब अरमान सरूकियान। अरमान ने रेफ 9 विक्ट्री के बाद कोल्बी कोविंटन को कॉल आउट किया था और क्लेम किया था कि उन्हें इस मैच पे कोई नहीं हरा सकता, और ये क्लेम उन्हें काफी महंगा पड़ा। 38 साल के कोल्बी उन्हें हरा देंगे, ये खुद अरमान ने भी नहीं सोचा होगा। समटाइम्स साइज एंड एक्सपीरियंस डज मैटर।
अरमान सरूकियान को थोड़ा मेल्ट डाउन होने की जरूरत है और उन्हें फोकस करना चाहिए यूएफसी चैंपियन बनने के लिए। वो अभी काफी यंग है और उन्हें वो पोटेंशियल है कि वो यूएफसी चैंपियन बन सकते हैं, बट उन्हें रैप से ज्यादा यूएफसी में एक्टिव रहना पड़ेगा। पिछले 2 साल में उन्होंने यूएफसी में सिर्फ 2 ही फाइट लड़ी है, बड़ी फाइट से बैकअप किया है। फ्रीडम 250 में वो बैकअप फाइटर थे, बट उन्होंने रैप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया और हो सके तो आउट ऑफ केज मिसकंडक्ट को भी थोड़ा कंट्रोल करना होगा। इस हार्ट ब्रेक से पहले मोमेंट ऑफ द नाइट आया जिसे कैप्चर किया बेन एस्करेन ने। बेन एस्करेन वही फाइटर है जिन्हें होरे मैस्विडाल ने 5 सेकंड्स के अंदर नॉकआउट किया था विद फ्लाइंग नी, जो अब तक का यूएफसी का फास्टेस्ट फिनिश है। बेन एस्करेन अपना मैच अगेंस्ट बिलाल मोहम्मद तो हार गए, जो उनके करियर का लास्ट प्रोफेशनल मैच था, और उन्होंने अपने होम क्राउड के सामने अपने शानदार करियर को अलविदा कहा। लेकिन सही मायने में बेन एस्करेन एक फाइटर हैं। ध्यान से सुनो। बेन एस्करेन को 2025 में स्टाफ इन्फेक्शन की वजह से सिवियर निमोनिया हुआ, जिससे उनके दोनों लंग्स खराब हो गए। 40 डेज तक कोमा में रहे और वेंटिलेटर पे 4 बार ऐसा हुआ कि 20 सेकंड से ज्यादा टाइम तक के लिए उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। टू सेव हिज लाइफ एंड ऑन डॉक्टर्स एडवाइस उनके दोनों लंग्स का ट्रांसप्लांट करना पड़ा, जिसका सारा खर्चा सोशल फंडिंग से आया जब इंश्योरेंस कंपनी ने उनका क्लेम डिनाई कर दिया। हेल्प होप लिव के नाम से फंड रेजर कैंपेन चलाया गया और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन डेना व्हाइट और जेक पॉल की तरफ से भी आया। फिर आया रिकवरी स्टेज, क्योंकि वो काफी दिन तक कोमा में थे और बेड रिडन थे। उन्हें दोबारा से बेसिक बॉडी मूवमेंट सीखनी पड़ी और फिर 1 साल के स्ट्रगल और रिकवरी के बाद उन्होंने रैफ में अपने करियर की लास्ट बाउट खेली और मैट पर ही शूज रख दिए। मोर पावर टू बेन एस्करेन। अब जल्दी से नजर डालते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज में इन अवर रैपिड फायर सेक्शन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कॉनर मैग्रेगर ने कंफर्म किया है कि उन्हें एसीएल और मेनिस्कस इंजरी है और ये एग्जैक्टली सेम इंजरी है जो उन्हें 13 साल पहले हुई थी अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे। होपफुली वो अगले समर तक वापसी कर लेंगे। पहले उन्हें इस इंजरी से उभरने में 9 महीने लगे थे, बट उस टाइम वो काफी यंग थे। देखते हैं इस बार वो कब वापसी करते हैं। डोंट रश एंड टेक रेस्ट। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने जो रोगन पॉडकास्ट पे एडमिट किया है कि जब उन्होंने जस्टिन गेजे से उनके रिटायरमेंट प्लान के बारे में पूछा तो जस्टिन गेजे तो थोड़ा हेजिटेट हुए, लेकिन उनकी मॉम ने कहा यस ही इज गोइंग टू रिटायर। जस्टिन गेजे ने तो अभी ऑफिशियल इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन हो सकता है 2027 में अपनी लास्ट फाइट के बाद रिटायरमेंट ले लें। अरमान सरूकियान हो सकते हैं उनके लास्ट और नेक्स्ट ओपोनेंट। इलिया टोपुरिया बहुत ही क्विक रिकवरी कर रहे हैं और उन्हें देखा गया स्पेन की वर्ल्ड कप विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए। हो सकता है वो दिसंबर में वापसी करें। अभी लाइट वेट डिवीजन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हो सकता है कई बड़ी फाइट्स अनाउंस हों। बीएमएफ टाइटल के लिए पैडी और चार्ल्स की फाइट भी अनाउंस हो सकती है, क्योंकि बीएसटी के अगेंस्ट विक्ट्री के बाद पैडी का मार्केट और फैन फॉलोइंग दोनों ही बढ़ गए हैं। I mean, I think he's deceptive in a lot of ways because he seems so simple. Also embrace it. Look, Paddy Pimblett is a star, but he also has the ability, and he's massive for the weight class. सुना है पैडी को फेमस टीवी सीरीज मॉबलैंड में एक्टिंग करने के लिए ऑफर आया है। आई होप कि उनकी इंग्लिश ऑडियंस को समझ आए, क्योंकि उनका एक्सेंट तो मेरे सर के ऊपर से जाता है। वो तो अच्छा है यूट्यूब में सबटाइटल्स का ऑप्शन है। I'll never be on the top 10, but what now? You gang of mushrooms. I want Dustin, Justin, Charles, or the little posh boy Armin. तो नेक्स्ट मंथ फाइट है इयान गैरी वर्सेस इस्लाम मकाचेव इन यूएफसी 330 और इयान गैरी की वर्बल फाइट अभी से चालू हो गई है। कभी कहते हैं कि 4th राउंड फिनिश करेंगे और कभी कहते हैं कि वही नॉस्टैल्जिक मोमेंट क्रिएट करेंगे जो कॉनर मैग्रेगर ने होजे ओल्डो को हरा के किया था। उस टाइम होजे ओल्डो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में नंबर 1 थे और इस बार इस्लाम मकाचेव हैं। इयान गैरी का टेक डाउन डिफेंस 80% है और उन्होंने 17 में से 15 बार बिलाल मोहम्मद और शफकत जैसे ग्रैपलर के अगेंस्ट ये प्रूव भी किया है। बट इस्लाम का लेवल अलग है और इयान गैरी को ये फील होगा। वैसे भी ये फाइट इस्लाम के लिए भी इजी नहीं होने वाली, खुद खबीब और उनकी टीम ने भी ये एक्सेप्ट किया है। क्या इस्लाम ऐसे पहले फाइटर बनेंगे टू गेट 17 फाइट्स विन स्ट्रीक? और अगर ऐसा हो गया तो एटलीस्ट मेरे बुक में वो नंबर 1 पे होंगे इन गोट लिस्ट अहेड ऑफ जॉन जोन्स एंड खबीब। आई होप इस फाइट में हमें स्ट्राइकिंग देखने को मिले रेदर देन ग्रैपलिंग। इस्लाम भाई मेन इवेंट है, थोड़ा सा ख्याल रखना। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे शार्प, स्टे फिट एंड कीप वॉचिंग ऑक्टाज़ोन। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।